को दिखाया जाता है जिसे बहुत चोट आई होती है। इसी हालत में वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां बैठे पुलिस वालों से कहता है उसने किसी का खून किया है। यह सुनकर पुलिस वाले कुछ देर के लिए हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज से पहले किसी ने खुद पुलिस स्टेशन आकर अपनी गिरफ्तारी की मांग नहीं की थी। पुलिस उसके केस की जांच करती है और सबूतों के आधार पर उसे मर्डर के जुर्म में 5 साल की सजा हो जाती है। इसके 3 साल बाद हमें एक हाईवे दिखाया जाता है जहां एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। कुछ लोग ऑफिसर लू को क्राइम सीन पर लेकर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि विक्टिम की कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी। जब लाश के ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है वहां पुलिस को एक गन भी मिलती है लेकिन उससे कत्ल नहीं किया गया था। फॉरेंसिक डॉक्टर लाश को देखकर बताता है कि उसकी पसलियां और सीने की हड्डियां टूटी हुई हैं। शरीर पर कहीं भी कटने के निशान नहीं है लेकिन उसकी गर्दन की हड्डी और सांस की नली में फ्रैक्चर है। डॉक्टर बताता है कि ये सारे घाव एक्सीडेंट के नहीं हो सकते, ये मारपीट के निशान है। जिसने भी उसका कत्ल किया है वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि शरीर के किस हिस्से पर हमला करने से इंसान की मौत हो सकती है। क्राइम सीन पर पुलिस को एक स्टैंप भी मिलता है जिसे कातिल अपनी निशानी के तौर पर वहां छोड़ गया था। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अभी तक जेल में अपनी सर तुरंत बीच में आ जाता है और झगड़ा रोक देता है। इसी दौरान जैक की नजर वहां लगे टीवी पर पड़ती है जिसमें पिछली रात हुए मर्डर की खबर चल रही होती है। न्यूज देखते ही जैक तुरंत गार्ड के पास जाता है और कहता है कि उसे किसी से तुरंत बात करनी है, लेकिन गार्ड कहता है कि पहले फॉर्म भरो फिर देखेंगे। जैक ने न्यूज में कुछ ऐसा देख लिया था कि उसके लिए तुरंत किसी से बात करना बहुत जरूरी था। वह कई बार गार्ड से रिक्वेस्ट करता है लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं मानता। तब जैक के पास अपनी बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वह अपनी सेल में वापस जाता है और वहां कैदियों को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। देखते ही देखते पूरी जेल में हड़कंप मच जाता है। खतरनाक कैदियों का एक झुंड जैक को चारों तरफ से घेर लेता है और सब एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अकेला होने के बावजूद जैक सबको बुरी तरह मारता है। वह किसी को जान से मारना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनके लीडर ने जैक के सिर पर भारी लोहे की रॉड से वार किया तब जैक की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह लीडर के हाथ पैर तोड़ देता है और उसका आखिरी वार उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन जैक खुद को रोक लेता है क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह अब किसी की जान नहीं लेगा। थोड़ी ही देर में गार्ड्स आ जाते हैं और जैक को काबू में कर लेते हैं, लेकिन जैक लगातार यही मांग करता रहता है कि उसे ऑफिसर ल्यूक से मिलना है। जेल में इतना हंगामा करने के बाद आखिरकार ऑफिसर ल्यूक उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। गार्ड्स ल्यूक को बताते हैं कि इस कैदी का नाम जैक है और पिछले 3 मारपीट करने लगा। उसका यह व्यवहार बहुत अजीब था। जब ल्यूक उससे मिलने जाती है तो जैक उससे कहता है, मैडम, मैंने जिन कैदियों को मारा है मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगली बार जब आप आएंगी तो मैं आपको उसके पैसे चुका दूंगा। वह चाहता था कि उन सबको एक एक सिगरेट का पैकेट मिले क्योंकि उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। ल्यूक कहती है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं फिर यहाँ आऊंगी? क्या तुम जानते हो कातिल कौन है? इस पर जैक कहता है, कल रात जिस आदमी का मर्डर हुआ मैं उससे कभी बॉक्सिंग रिंग में लड़ा था। वह एक अच्छा बॉक्सर था। मुझे नहीं पता कि कत्ल किसने किया, लेकिन मैं यह जानता हूँ कि कातिल क्या सोच रहा है और अभी तो यह बस शुरुआत है, वह फिर से किसी को मारेगा। जैक बताता है कि कातिल ये सब बेवजह नहीं कर रहा, इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। अगर वह सिर्फ मारना चाहता तो उसे सीधे गोली मार सकता था, लेकिन उसने बॉक्सिंग छोड़ दी और एक आर्टिस्ट बन गया। वह अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी एक आदमी बिना उसकी परमिशन अंदर आ जाता है। मूर्तिकार उसे नीचे उतर जाने को कहता है वरना पछताने को कहता है। तब वह आदमी अपना नाम वोंग बताता है और कहता है कि वह आज उससे फाइट करने आया है और जो हारेगा वह मरेगा। मूर्तिकार लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन के दौरान मूर्तिकार नोटिस करता है कि वोंग का एक पैर छोटा है, यानी वह पूरी तरह सामान्य नहीं है, लेकिन अपाहिज होने के बावजूद भी वोंग बहुत खतरनाक फाइटर होता है। मूर्तिकार उस पर कई जानलेवा वार करता है, लेकिन आखिरकार वोंग उसकी एक टांग तोड़ देता है जिससे वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। आखिर में वोंग एक बहुत ही खतरनाक किक मारता है जिससे मूर्तिकार की गर्दन टूट जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर ल्यूक जैक के बारे में सारी जानकारी निकलवाती है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले जैक हो गया है और मरने वाला आदमी उन्हीं 8 लोगों में से एक था जिनके नाम जैक ने पहले ही बता दिए थे। ल्यूक तुरंत जैक से मिलने जाती है और उसे बताती है कि एक और आदमी की मौत हो गई है, लेकिन जैक को यह बात पहले से पता होती है। वह यह भी बता देता है कि उसकी मौत एक खतरनाक किक की वजह से हुई है। ल्यूक हैरान होकर पूछती है कि तुम्हें यह सब कैसे पता? तब जैक बताता है कि जिस आदमी की मौत हुई है उसकी किक बहुत मशहूर थी और कातिल ने उसे किक मारकर ही मारा है। पहले जो आदमी मरा था वह एक बॉक्सर था, इसलिए उसे मुक्कों से मार मार कर मारा गया, यानी कातिल हर आदमी को उसकी ही कला से मार रहा है। जैक कहता है कि आगे की जानकारी वह तभी बताएगा जब उसे जेल से बाहर निकाला जाए।
जाएगा। पुलिस के पास अभी तक कत्ल की कोई ठोस वजह नहीं थी और केस हाथ से निकल सकता था। इसीलिए ल्यूक सिफारिश करके जैक को टेम्परेरी तौर पर जेल से बाहर निकलवा देती है। उसे एक टेम्परेरी पास और एक मोबाइल फोन दिया जाता है जो उसे 24 घंटे चालू रखना था। जैक केस को देखकर कहता है कि मर्डर के तरीके से साफ पता चलता है कि कातिल मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छी तरह जानता है। उसके शिकार सभी अलग अलग तरह के फाइटिंग एक्सपर्ट हैं, इसलिए हो सकता है कि अगला शिकार भी कोई बड़ा फाइटर ही हो। जैक ल्यूक से कहता है कि उन्हें मोंक सिटी चलना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि कातिल वहां जरूर जाएगा। उधर हम सीरियल किलर को देखते हैं जो दीवार पर अपने अगले शिकार का नाम लिखता है। इसके बाद वह एक और फाइटर के पास जाता है जो ग्रैपलिंग का एक्सपर्ट होता है, लेकिन वोंग उसे भी आसानी से मार देता है। जब तक जैक और ल्यूक वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लाश को देखकर जैक अंदाजा लगा लेता है कि उसे कैसे मारा गया होगा। लाश की हालत देखकर साफ था कि हत्यारे ने उसे मारने के लिए खतरनाक ग्रैपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था। वे लोग अभी जांच कर ही रहे होते हैं कि तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ती है जो थोड़ी दूर खड़ा उन्हें देख रहा होता है। जैक तुरंत उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वोंग बिजली की तरह तेज था। वह एक लंबी छलांग लगाकर दूसरी बिल्डिंग पर कूद गया, लेकिन जैक ऐसा नहीं कर पाया। वोंग दूर खड़े होकर सीधा जैक की आंखों में देखता है जैसे उसे चैलेंज दे रहा हो कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। इसके बाद जैक अपने घर लौटता है। उसे देखते ही उसकी पत्नी शिन यंग उसे जोर से थप्पड़ मारती है क्योंकि वह बिना बताए इतने सालों तक दूर रहा था, लेकिन जैक उसकी नाराजगी समझता था, इसलिए वह गुस्सा नहीं होता और उसे गले लगा लेता है। जैक अपने पिता से भी माफी मांगता है क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। उसे लगता था कि दूसरे क्लब को हराकर उसका नाम हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। उसी लड़ाई में उसके हाथों एक आदमी की मौत हो गई और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। जैक को परेशान देखकर शिन उसके हाथ में एक धागा बांधती है। वह कहती है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए इसे देखना, इससे तुम्हें खुद पर काबू रखने में मदद मिलेगी। एक दिन जैक घर के काम में शिन की मदद कर रहा होता है, तभी उसे एक बॉक्स में वही स्टैंप मिलता है जो किलर हर मर्डर के बाद लाश के पास छोड़ जाता था। यह देखकर जैक चौंक जाता है। वह शिन से पूछता है कि यह तुम्हें कहां से मिला। शिन बताती है कि करीब 3 महीने पहले एक आदमी यहाँ आया था और उसने यह स्टैंप तुम्हें देने के लिए कहा था। यह सुनते ही जैक समझ जाता है कि खतरा अब उसके ऊपर भी मंडरा रहा है और किलर उसे भी मारना चाहता है। अगले दिन जैक और ल्यूक एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसे इस स्टैंप के बारे में जानकारी होती है। वह उन्हें बताता है कि कई 100 साल पहले यह स्टैंप उन फाइटर्स को दिया जाता था जो लड़ाई में हार जाते थे। वह केस के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बैठा एक बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुन लेता है। वह कहता है कि वह उस आदमी को जानता है। करीब 6 साल पहले उसने मुझे भी लड़ाई की चुनौती दी थी और मुझे हराने के बाद उसने मुझे बिल्कुल ऐसा ही स्टैंप दिया था। उस बूढ़े आदमी से जैक को पता चलता है कि वह आदमी यहीं पास में रहता था। इसके बाद पुलिस उसके एड्रेस पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। वहाँ की मकान मालकिन बताती है कि वोंग अपनी बीमार पत्नी के साथ यहीं रहता था, लेकिन कुछ महीने पहले वह एडवांस किराया देकर यहाँ से चला गया। जब जैक उसके कमरे में पड़ी चीजों को देखता है तो वह समझ जाता है कि वह यहाँ बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग करता था। मकान मालकिन बताती है कि वह हर रोज अपने चेहरे पर कोई सफेद चीज रगड़ता था जिससे कभी कभी उसके चेहरे से खून भी निकलने लगता था। जैक बताता है कि यह एक बहुत पुरानी ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है। चमड़ी को सख्त बनाने के लिए उस पर नमक रगड़ा जाता है ताकि शरीर ज्यादा मार सह सके। उन्हें दीवार पर कुछ नोट्स भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वह नंबर 1 फाइटर बनना चाहता था और इसी वजह से वह दुनिया के बेहतरीन कुंग फू और मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को मार रहा था। अब उन्हें कातिल के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, बस उसे ढूंढना बाकी था। जैक कहता है कि अब उसे वापस जेल जाना होगा क्योंकि उसे रिहा करने की यही शर्त थी, लेकिन काफी सोचने के बाद ल्यूक उसकी पत्नी को भी अपने साथ ले जाने का फैसला करती है क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता था। जैक कहता है कि कातिल का अगला शिकार एक ऐसा आदमी होगा जो हथियार चलाने में माहिर है। इससे पहले कि वोंग उसके पास पहुंचे, जैक और ल्यूक पहले ही उसके पास पहुंच जाते हैं। वह आदमी तलवार चलाने में माहिर था और अब एक रेस्टोरेंट चलाता था। जैक को पता चलता है कि कई साल पहले उस तलवार मास्टर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसके हाथ में मेटल रॉड फिट कर दी थी। ये सुनते ही जैक समझ जाता है कि वह गलत आदमी के पास आए हैं क्योंकि वोंग कभी किसी कमजोर या अधूरे फाइटर से नहीं लड़ेगा। तभी जैक को याद आता है कि उस मास्टर का एक स्टूडेंट हांगकांग में एक मशहूर एक्शन स्टार है जिसे तलवारबाजी उसी ने सिखाई थी। इसके बाद हम हांगकांग में एक फिल्म सेट देखते हैं जहां एक एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। एक्शन स्टार लुई फैन अपना स्टंट करने वाला होता है कि तभी वोंग वहां आकर बीच में और कहता है कि यह कोई फिल्मी फाइट नहीं है, सब लोग यहाँ से चले जाओ। ये देखकर फिल्म का पूरा क्रू वहां से भाग जाता है। इसके बाद वोंग लुई फैन को फाइट के लिए चैलेंज करता है। लुई भी अपनी तलवार उठा लेता है और दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। लुई तलवार चलाने में माहिर था, लेकिन वोंग की खतरनाक ट्रेनिंग और ताकत के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाता। वोंग उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी लुई हार नहीं मानता। कुछ देर बाद
दोनों के हाथ से तलवार छूट जाती है, जिसके बाद वोंग एक धारदार ब्लेड निकालता है और उस पर हमला कर देता है। वह लुई को कई बार चाकू मारता है और आखिर में उसके गले की नस काटकर उसे मार डालता है। यह खबर सुनकर जैक कहता है कि वोंग पर नंबर 1 बनने का जुनून सवार है। वह हर उस इंसान को मार रहा है जो उससे बेहतर फाइटर है। अगर उसे रोका नहीं गया तो वह हर बड़े फाइटर को मार डालेगा। इसी बीच पुलिस कमिश्नर ल्यूक को फोन करके बताता है कि पिछले 3 मर्डर पहले ही अखबारों में सुर्खियां बन चुके थे, लेकिन कल रात हुआ कत्ल थोड़ा अलग था। वो आदमी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, इसलिए मीडिया इस केस को लेकर पुलिस पर जबरदस्त दबाव बना रहा था। पुलिस कमिश्नर इस केस को जल्द से जल्द बंद करना चाहता था, लेकिन ल्यूक कातिल को पकड़ने के लिए उससे 72 घंटों का समय मांगती है। उधर मीडिया ने उस कातिल को कुंग-फू किलर का नाम दे दिया था। उसका खौफ इतना बढ़ गया था कि जूडो, कराटे और कुंग-फू सीखने वाले स्टूडेंट्स तक उसके नाम से डरने लगे थे। एक दिन पुलिस को वोंग का फोन आता है, लेकिन वह सिर्फ जैक से बात करना चाहता था। फोन पर वोंग जैक से कहता है कि मुझे शुक्रिया नहीं कहोगे तुम्हें जेल से बाहर निकालने के लिए। तुम कुंग-फू में इतने माहिर हो कि अगर चाहते तो जेल की दीवारें तुम्हें रोक नहीं पाती, लेकिन तुमने हमेशा अपनी ताकत छुपा कर रखी। वह आगे कहता है कि उस दिन जब हम छत पर मिले थे तो तुमने मुझे काफी निराश किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब हम आमने सामने होंगे तो तुम मुझे कड़ी टक्कर दोगे। अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी बीवी को मार दूं तो तुम किसी को भी मार सकते हो। ये सुनते ही जैक का खून खौल उठता है, लेकिन वोंग उसे कहता है कि मुझे रोकने का बस एक ही तरीका है और वह है मेरी जान लेना। उनकी बातचीत के दौरान पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंचती है वोंग वहां से जा चुका होता है। इस बातचीत से ल्यूक समझ जाती है कि कातिल जैक को बहुत अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह अपने लोगों से कहती है कि जैक के पिछले 3 सालों के कॉल रिकॉर्ड्स और उससे मिलने वाले लोगों की पूरी लिस्ट निकाली जाए। साथ ही वह वोंग को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर देती है ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि जो नमक वोंग अपने चेहरे पर रगड़ता था वह एक छोटे से गांव से लाया गया था। पुलिस तुरंत उस गांव में पहुंचती है और काफी तलाश के बाद वे लोग आखिरकार वोंग के घर तक पहुंच जाते हैं। ल्यूक सबको साफ आदेश देती है कि उस पर अभी कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है, उस पर सिर्फ शक है, इसलिए कोई भी उस पर गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें वहां वोंग नहीं मिलता। तभी ल्यूक की नजर उसकी पत्नी की अस्थियों के पास रखे ताजे फूलों पर पड़ती है। फूल बिल्कुल ताजे थे, इसलिए ल्यूक समझ जाती है कि वोंग यहीं आसपास है और बहुत ज्यादा संभावना है कि वह कल यहाँ जरूर आएगा, क्योंकि अगले दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन था। ल्यूक सबको आदेश देती है कि घर की सभी चीजें बिल्कुल वैसी ही वापस रख दी जाएं जैसी पहले थीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पुलिस आई थी। इसके बाद घर के आसपास कई जगहों पर सर्विलांस कैमरे लगा देते हैं ताकि जैसे ही वोंग वहां आए उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। अगले दिन उनका अंदाजा सही साबित होता है। वोंग वापस अपने घर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी होती है, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उसकी बीमार पत्नी दिखाई जाती है, जिसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कैंसर था और वोंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा सके। वह अपनी पत्नी का दर्द और तकलीफ देख नहीं पा रहा था। एक दिन गुस्से और बेबसी में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मार दिया। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से नहीं हुई थी, बल्कि वोंग ने खुद उसे मार दिया था। इस बात के लिए वोंग खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। वह आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ कुत्तों पर पड़ती है जो अभी भी बंधे हुए थे। वोंग समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और पुलिस तुरंत उनका अंदाजा सही साबित होता है। वोंग वापस अपने घर जेल की सीसीटीवी फुटेज भी निकल आती है। फुटेज देखकर जगहों पर सर्विलांस कैमरे लगा देते हैं, क्योंकि उसमें साफ ताकि जैसे ही वोंग पिछले 3 सालों में पकड़ लिया जाए। अगले दिन उनका अंदाजा सही साबित होता है। इसका मतलब वापस अपने घर दोनों उसके चेहरे पर अजीब सी मायूसी होती है, जैसे उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में उसकी बीमार पत्नी दिखाई जाती है, जिसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसे कैंसर था और वोंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा, इसलिए वह अपनी पत्नी का दर्द में तकलीफ देख नहीं पा रहा था। एक दिन गुस्से और बेबसी में उसने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मार दिया। उसकी पत्नी की मौत कैंसर से नहीं हुई थी, बल्कि वोंग ने खुद उसे मार दिया था। इस बात के लिए वोंग ने लोगों को भी माफ नहीं किया कि जैक आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर कुछ जरूरत पड़े तो उसे गोली भी मार दी जाए। ये सुनते ही समझ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। इसी बीच जैक ने फोन रिकॉर्ड लेकिन वहां पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज भी निकल आती है। फुटेज देखकर ल्यूक तभी शेन उसके सामने आती है, क्योंकि उसमें साफ अस्थियां दिखाकर कहती है कि पिछले 3 सालों में पीछा छोड़ कई बार जैक से जेल में कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब था कि वह गुस्से में उस पर हमला कर
मार देता है। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी होती है। शिन भी तलवार चलाने में माहिर गन तान देती है, क्योंकि उसे लगता है कि जैक ही वोंग कहता है कोई और तुम्हारा ये हुनर सिर्फ जैक के लिए गन छीन लेता है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। शिन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जैक पहुंच जाता है। उधर जैक शिन की हालत देखकर समझ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैक तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि वो पहले ही लगभग सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार चुका है। तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ती है, जो उसके सामने से गुजर जाती है। शिन उसे लड़ने से मना करती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता। लेकिन वहां का कलश देखता है कि उसकी अस्थियां जमीन पर बिखर जाती हैं। यह देखकर वोंग गुस्से से पागल हो जाता है, अस्थियां दिखाकर पागलों की तरह हमला करने लगता है। लड़ते लड़ते दोनों अस्थियां में गिर जाती हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वोंग एक पुलिस वाले को मारकर जबरदस्त तलवारबाजी ल्यूक उसकी बोट की तलवार चलाने में माहिर थी। बोट चलाने वाले पुलिस वाले को ज्यादा खतरनाक। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस उसे घेर लेती है, तुम्हारा ये हुनर अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी मार्शल आर्ट्स मारने के लिए पुलिस की बोट शिन को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां जैक पहुंच जाता है। जैक शिन की हालत देखकर समझ जाता है कि उसकी हालत बहुत, लेकिन अब जैक भी एक तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं। कुछ देर बाद पहले ही लगभग सभी पुलिस ऑफिसर्स को मार चुका था। तभी जैक की नजर वोंग पर पड़ती है। ल्यूक कहती है सर ऐसे तो कातिल हमारे हाथ से निकल जाएगा, उसे लड़ने से मना करती है, ऑर्डर्स थे लेकिन जैक उसकी बात नहीं कर सकते थे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने कीपर अस्थियां जमीन पर बिखर जेल में उसे देखकर वोंग गुस्से से पागल हो जाता है। जैक को यकीन ही नहीं हो रहा था की हमला उसने अनजाने में लड़ते लड़ते दोनों ट्रेनिंग देकर उसकी मदद। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, कहीं ना कहीं वोंग सही पुलिस वाले को मारकर उसका इस्तेमाल जान लेने के लिए उसकी बोट का पीछा करती है। लेकिन वोंग बोट चलाने वाले जेल से निकलते ही वोंग को मार जाने के बाद पुलिस उसे घेर लेती है, सब नहीं झेलना पड़ता। जान दूसरी तरफ हम बिना को देखते हैं जो केस से हटाए जाने के बाद भी जब तक पुलिस वाले पानी से बाहर निकलते हैं, उसे एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे कुछ लोगों के नाम लिखे हुए मिलते हैं और इन नामों में से ज्यादातर लोगों को, लेकिन अब जैक भी एक पहले ही मुजरिम बन चुका था, लेकिन उनमें एक नाम अभी भी बाकी चला जाता है। कुछ देर बाद आदमी के बारे में जानकारी निकालती है और उसे बचाने के लिए उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे तो कातिल हमारे हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ये ऊपर से आए ऑर्डर्स थे, उसका अगला शिकार नहीं कर सकते। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। जेल में उसे उसकी ट्रक का पीछा करता है और अब जैक उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अनजाने में एक कातिल को ट्रेनिंग देकर उसकी बिल्कुल उसे लगने लगा था ट्रक से कहीं ना कहीं वोंग सही दरअसल की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल जान लेने के बारे में बता चुका था। जैक और उसे बचाने के लिए अगर वह जेल से निकलते ही वोंग जैक को देखकर कहता है तो आज शिन को देखकर तुम भागे नहीं, इसका मतलब दूसरी तरफ लड़ने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारा यही रूप हटाए जाने के बाद भी उसे उतनी आसानी से नहीं मार पा रहा था, तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे कुछ लोगों के लड़ते लड़ते वो मिलते हैं। उन नामों में से ज्यादातर लोगों को उठाकर वोंग पहले ही मार चुका था, लेकिन उनमें इसके बाद वह अपने दोनों हाथों से ल्यूक तुरंत उस आदमी के बारे में जानकारी निकालती है जिससे वोंग और उसे बचाने के लिए उसके, लेकिन जैक यही नहीं, वहीं दूसरी तरफ हम वोंग पागलों की तरह जो उससे पहले ही और आखिर में एक खतरनाक अगला शिकार कुंग फू उसे जमीन पर गिरा देता है। जैक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वोंग रहम उसकी भीख मांगते हुए हार मान लेता है और उसके कहता है कि जरा अपने आप को देखो, मैं इसी आगे जो देखना चाहता था मुझे उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ट्रक से जैक की तरफ देखता है, दरअसल जो शिन ने पहले ही उस आदमी को खतरे के बारे में बताया, लेकिन जब वह उस धागे पर बचाने के लिए वहीं इंतजार कर रहा था तो उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। आखिर में जैक उसे मारने से आगे नहीं, मेरा मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हारा यही रूप देखना चाहता था, लेकिन तुम शायद भूल गए कि मार्शल आर्ट्स पा रहा सिर्फ जीतने के लिए नहीं जान लेने के लिए होते हैं। उसे मारने से लड़ते वोंग उसे वही स्टैम्प देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर हार जैक उसे जोरदार लात मारता है। इसके बाद वह अपने दोनों हाथों से उसकी खोपड़ी पर जोर से वार थोड़ी देर बाद अपनी जिससे वोंग एकदम सुन्न पड़ जाता है, लेकिन जैक यही नहीं रुका में मरा और वह वोंग को पागलों की तरह उसे मारने ही वाला था और आखिर में एक खतरनाक वार करके उसने वोंग को जमीन पर गिरा देता है। जैक उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वोंग रहम की कोशिश मांगते हुए हार मान लेता है। मजबूर कहता है कि जरा अपने आप को देखो, 3 महीने बाद जैक को देखना चाहता था, आओ मुझे मार डालो। पूरी तरह अपने हाथ में बंधे जो धागे की तरफ देखता है, जानकर अब जो शिन ने उसे खुद पर काबू रखने के लिए बांधा था। कुछ समय जब वह उस धागे पर लगा खून देखता है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे केस की फिर से आखिर में जैक उसे मारने से अदालत मेरे अर्जी डाल दी है, बहुत जल्द तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ल्यूक यह भी कहती है कि वह चाहती है जेल से बाहर आने के बाद जीतने के लिए नहीं जान लेने के लिए मार्शल से मारने से पहले वो उसे और मजबूत बना सके। कुछ समय बाद बाकी हार चुके अपोनेंट्स रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद उसका एक स्कूल खोलता है, लेकिन जब जैक जिसमें वह बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाने तो वह देखता है उसका मकसद नंबर 1 बनना नहीं था दरअसल, बल्कि वह हर कमजोर मारने ही वाला था, तभी देखना चाहता था पहुंच गई थी और इसी के साथ सरेंडर करने को कहा खत्म हो जाती। लेकिन जब वह नहीं माना और उस पर हमला करने की कोशिश की तो ल्यूक को मजबूरन उसे गोली मारनी पड़ी। इसके 3 महीने बाद हम जैक को देखते हैं जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने जो किया था वह जान
जानकर अब जेल के कैदी भी उसकी इज्जत करने लगे थे। कुछ समय बाद ल्यूक उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि हमने तुम्हारे केस की फिर से जांच कराने के लिए अदालत में अर्जी डाल दी है, बहुत जल्द तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। ल्यूक यह भी कहती है कि वह चाहती है जेल से बाहर आने के बाद जैक पुलिस वालों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दे ताकि वे और मजबूत बन सकें। कुछ समय बाद जैक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वह एक स्कूल खोलता है जिसमें वह बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाने लगता है। अब उसका मकसद नंबर 1 बनना नहीं था, बल्कि वह हर कमजोर इंसान को मजबूत बनते देखना चाहता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।